either internal, what we may call the perform external audit, perform internal audit. The basic purpose basically is यदि हम एक्सटर्नल ऑडिट के ज़रिए से हम फाइंड करना चाहते हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, और इंटरनल ऑडिट से वी वांट टू नो कि व्हाट आर दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो ये हमारा जो मॉडल है, पीपीटीज हैं, ये इन चीज़ों को बताता है। I just would like to request please इंटरैक्टिव में बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों की आवाज़ आप मुझे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी आवाज़ मुझे आनी चाहिए, क्योंकि आई जस्ट हैव टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन। अगर मैं पूछना चाहूँगा तो प्लीज़ अजीम, आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज़? मैं शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनफैक्ट जो स्पीकर्स हैं वो ऑन कर दीजिए जाएं। उसकी वजह है कि आज मेरी मैम से बात हुई थी और मैम ने कहा था कि जी ठीक है, द स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड, प्लीज। जी प्लीज सर। एहसन, अगर आप सुन रहे हैं प्लीज, तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो स्पीकर्स हैं वो काइंडली उनको ऑन कर दिया जाए प्लीज। मेरी मैम से बात हो गई थी और the ma'am has accepted this request, please. Ahsan, I'm talking, please. जी मैनेजमेंट प्लीज। मैं अलाउ कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अली जी, जी अली गिलानी, आप मुझे सुन रहे हो बेटा? जी सर, क्लियर है सर सब कुछ। चलें ठीक है, आवाज़ क्लियर है। आप अली गिलानी और अली आप दोबारा बोलिएगा प्लीज। अली। हेलो। जी जी, आवाज़ क्लियर है अली? जी सर, क्लियर है सर। चलें तो सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सोनिया बेटा, आपको आवाज़ मेरी आ रही है प्लीज? सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। चले हेलो। ठीक है। जी जी, व्हाट अबाउट अदर पीपल? अजीम, आप कहाँ पे हो भाई? अजीम, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो अजीम, ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओसामा, आप व्हाट इज द सिचुएशन? ओसामा गुलजार, आर यू लिसनिंग मी प्लीज? फहद प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा आप सुन रहे हो मुझे? जी सर। यस सर, आवाज आ रही है। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू। और चलें जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और इसमें कोई आप लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी, आज मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी, प्लीज लेक्चर्स कैन नॉट बी गिवन प्रॉपरली विदाउट एनी स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट है। तो आई होप सो कि वी वुड। सर वो स्क्रीन के ऊपर कोई हिंड्रेंस आ रही है सर, ग्रेइश सा बॉक्स आ रहा है सर। आप देखिएगा। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, ग्रेइश सा बॉक्स है सर उसके ऊपर। आप देखिएगा। नो सर, अभी भी अब हो गया खत्म सर, अब हो गया। चलिए, स्लाइड चेंज करके देखो, शायद चेंज हो जाए। नहीं क्लियर है सर मेरा अब। ख्याल नहीं, आप अच्छा जी। तो एक्चुअली द इशू इज व्हाई डज इंटरनल एनालिसिस मैटर्स?
ये हमें क्वेश्चन अपने आप से करना होगा। तो नेचुरली इंटरनल एनालिसिस हेल्प अ फर्म to determine if the resources and capabilities are likely sources of competitive advantage। मीन कि देखो अगर हमारे resources और हमारी capabilities अगर वो sources हैं to become the competitive advantage, तो my dear this is a matter, because the companies would use the resources and capabilities in order to get some superiority over competitor. So that's why I think to determining which are the resources and capabilities which may provide us a competitive advantage. So naturally, I think for that purpose, we do need internal analysis. That's why internal analysis help us for the firm. Second, establish strategies that will exploit any sources of competitive advantage. और फिर हमने उन strategies को exploit करना है जिनसे हम competitive advantage ले सकें। तो my dear, without the internal analysis, we cannot determine, we cannot fix, we cannot decide which one are the resources and capabilities which may provide us the competitive advantage. So that's why this is essentials. Like I would like to ask to Mr. Azim. Azim बेटा मुझे बताइएगा strategic fit क्या होता है? सर ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से मैच करे। एग्जैक्टली और स्ट्रेटेजिक फिट ये भी है कि जब आपकी स्ट्रेंथ मैच कर जाए आपकी अपॉर्चुनिटीज के साथ, तो इसका मतलब आपकी मैचिंग पाई जा रही है। और अगर इंटरनल रिसोर्सेज और इंटरनल एनवायरनमेंट इज मैचिंग विद एक्सटर्नल, तो बात एक ही है। थैंक यू मिस्टर अजीम, योर आंसर इज वेरी राइट वन। थैंक यू, थैंक यू। आज क्लास का मजा आएगा इंशाल्लाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। जी 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 शाहिद अशरफ असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी फ्रॉम आईसीएमएपी। जी वेलकम सर। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं सर? वंडरफुल सर, बिल्कुल ठीक है। आप अच्छा, सर बस कंफर्म करना था कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको वॉइस ओके हो गई है? ठीक हो गया सर, थैंक यू, थैंक यू। चलें ओके सर, सो नाइस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज the theory behind internal analysis. That analysis mean we do need a resource-based view, value chain analysis, और view framework और SWOT analysis. ये इनको ज़रा आप लोग अपने माइंड में रखिएगा प्लीज़, ये बड़ा अहम चीज़ है। और रिसोर्स बेस्ड व्यू RBV का मतलब ही क्या है कि वी हैव टू एनालाइज के व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज वी डू हैव इन आवर कंपनी। अच्छा, इसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज बेस्ड ये प्योर आपका इंटरनल रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करने जाते हो कि नहीं हमारी स्ट्रेंथ किस टाइप की है, और देन वी आर गोइंग टू सी। अच्छा, आप देखिए इसको थोड़ा सा इजी करें। रिसोर्सेज बेस्ड व्यू में मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंपनी और व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसोर्सेज। तो माय डियर, चूंकि आप लोग सब ACMA से बिलोंग करते हैं, तो यू नो योर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और उनमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इक्विटीज हैं। तो चूंकि हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स पोजेस्ड बाय द कंपनीज। अब उनमें रिसोर्सेज में बी करंट एसेट्स और रिसोर्सेज में बी फिक्स एसेट्स, रिसोर्सेज में बी टेंजिबल, जो फिक्स एसेट है इट मे बी इंटेंजिबल वन, और इंटेंजिबल के अंदर बताएंगे कौन कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं। अली आप ही बताइएगा बेटा, व्हाट आर द इंटेंजिबल रिसोर्सेज? आपकी आवाज क्लियर नहीं सर। अली, आई एम टॉकिंग अबाउट के जब इंटेंजिबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनीज क्या होते हैं? सर गुडविल हो गई, ब्रांड जैसे रिकग्निशन, गुडविल होती है। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। एग्जैक्टली। अब देखो, कस्टमर पेटेंट, लिस्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये भी कंपनी के रिसोर्सेज है, और इनके अंदर भी आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जो पेटेंटेड प्रोडक्ट आपके पास है किसी और के पास नहीं है। तो माय डियर, पर्टिकुलरली योर रिसोर्सेज टेंजिबल, अब उनके अंदर आप थोड़ा सा प्लांट्स हैं, मशीनरी है, ऑटोमेशन है, आपका कंप्यूटर बेस, डाटा बेस, और उनकी सुपीरियरिटी, और वो जितना मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, नेचुरली
I think this would give you a strength over other. So anyhow, I think just see your balance sheet asset side, or just find कि what are your assets, what are your current assets, particularly your fixed assets. उनमें आपका जो plants है, machinery है, और जो आपकी जो techniques हैं, जो most automated technology है, और आपके जो patented products हैं, goodwill है, अब ultimately you are using such sort of thing. Or anyhow, this sort of view is basically resource based view, and that's why that internal analysis जब हम करते हैं तो उनमें वन वे इज रिसोर्स बेस्ड व्यू किया जाता है. इसमें कोई इशू तो नहीं जी, आगे चलें? यस सर. अच्छा, सेकंड इज वैल्यू चेन एनालिसिस है हमारे पास. तो माय डियर कंपनीज इज सपोज टू बी कंडक्ट द वैल्यू चेन एनालिसिस. और ये जो वैल्यू चेन है, प्लीज ये मैं आपको दिस मॉडल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अगेन माइकल ई पोर्टर. मैं अच्छी तरह याद है, मैंने आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग माइकल ई पोर्टर के 4 चीज़ों को माइंड में रखेंगे एसएम के अंदर. नंबर 1, फिर मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, 5 फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस है, और फिर इसमें जेनरिक स्ट्रेटजीज हैं, और फिर इसमें लाइकवाइज डायमंड मॉडल है, और ये वैल्यू चेन है. अब ये वैल्यू चेन एनालिसिस इज व्हाट के दिस हैज बीन डिस्क्राइब. वैल्यू चेन, देखो पहली बात है वैल्यू चेन, चेन को जाइए. चेन बेसिकली कनेक्टेड एक्टिविटीज को कहते हैं. और माइकल कहता है कि आपने ये जो मार्जिन क्रिएट करना है ये वैल्यू है, और वैल्यू मीन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. और अब देखो, अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए है और अगर मार्केट में वो 100 ही की बिकती है, तो माय डियर इट मीन यू हैव नॉट क्रिएटेड वैल्यू. वैल्यू तब होगी कि जब 100 रुपए की चीज, जब आप उसकी कॉस्ट है और मार्केट में इट कैन बी सोल्ड एट ₹150, वो जो 50 रुपए आपने उसको ब्लेंड करके इंटीग्रेट करके जो चीज उसके अंदर वैल्यू डाली है, वो है असल मार्जिन. और वो कहता है कि जी ये वैल्यू चेन, तो आपको एक चेन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. अब इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दिस वैल्यू चेन मॉडल, he has described कि there is a support activities and there is primary activities. अब जरा गौर से सुनिएगा. देखो वो कहता है नहीं कि हमारी जो सामने एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं वो प्राइमरी होती है, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज के पीछे जो उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज हैं वो ये हैं. अगर वो कहता है कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज कैन नॉट बी फंक्शन वेल इफ द सपोर्ट एक्टिविटीज आर नॉट देयर. मसलन ये उसी तरीके के साथ है कि अगर आपकी जो एग्जाम की परफॉर्मेंस बहुत हद तक डिपेंड करती है कि टीचर्स की क्लास मैकेनिज्म कैसा था और टीचर ने आप लोगों को कितनी सपोर्ट प्रोवाइड की है क्लासेस के अंदर, पढ़ाया कैसे है. तो सक्सेस ऑफ एग्जाम डिपेंड अपॉन द टीचर परफॉर्मेंस, टीचर रेगुलरिटी, टीचर प्रिपरेशन ऑफ द लेक्चर्स. ठीक है. अच्छा, अब इसका मतलब है कि प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, जो कि ये 5 एक्टिविटीज हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल और सर्विसेज, इनके पीछे 4 एक्टिविटीज हैं. एंड दैट इज व्हाट, इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम डेवलपमेंट, एंड इट्स प्रोक्योरमेंट लाइन. तो किसी भी कंपनी के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, और वो नेचुरली कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कितना, मीन इन अदर सेंस एचआरडी के ऊपर कितना काम होता है. क्योंकि जितना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाएगा वो कंपनीज के अंदर स्किल उतने ही बेहतर होंगे, और जितने स्किल्स बेहतर होंगे नेचुरली यू मे बी एबल टू गेट द एडवांटेज ओवर योर कंपेटिटर. और प्लस आपकी टेक्नोलॉजी, उसमें R&D, उसमें सिस्टम डेवलपमेंट कितना अच्छा है, और प्रोक्योरमेंट कितनी अच्छी है. अब प्रोक्योरमेंट नेचुरली यू हैव टू बाय योर इनपुट ऑन टाइम, जिसके लिए आजकल इवन जिट का काम, वो जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में EOQ पढ़ाया जाता है और ROP पढ़ाया जाता है. और एनी हाउ आई थिंक अ टाइमली परचेज ऑफ योर इनपुट इज हाईली इसेंशियल. अब यहाँ इनपुट से मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल मत लीजिएगा, एवरीथिंग. इवन आपको ह्यूमन रिसोर्स पे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट टाइम पे करनी होगी, और जितनी भी इनपुट्स हैं
किसी भी फॉर्म में है, तो आप लोगों को ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर या ईएम के अंदर वो पढ़ाया जाता है जी, लाइक वाइज एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ताकि आप लोग ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ताकि आप लोग इन तमाम चीज़ों को टाइमली कर सकें। अच्छा, अब प्लीज कीप इन माइंड, जितनी आपकी ये 4 एक्टिविटीज विच आर सपोर्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होंगी, सिस्टमैटिक होगी, तो माय डियर अकॉर्डिंग टू माइकली पोर्टर यू विल बी एबल टू परफॉर्म सच एक्टिविटी। अच्छा, आप देखिए इसके अंदर भी प्लीज ये सीक्वेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड चेन। देखो, ऑपरेशन आपका डिपेंड करता है इनबाउंड के ऊपर, आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स डिपेंड करती हैं ऑपरेशंस के ऊपर, आपकी मार्केटिंग एंड सेलिंग डिपेंड करती है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर, और सर्विसेज आपकी डिपेंड करती हैं इनके ऊपर। दैट्स व्हाट दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन और वैल्यू चेन अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर। नाउ प्लीज लिसन that inbound logistics mean companies have to establish कि जो मटेरियल एक्टिविटीज इनपुट बाहर से आती हैं उसको आपने आपकी कंपनी में जैसे ही एंटर होती हैं तो उसका एक प्रॉपर निज़ाम, प्लेसमेंट और जो होनी चाहिए कि उसको कहाँ रखना है, किस तरह मटेरियल आएगा, गोडाउन में जाएगा, उसे प्लेस कैसे करना है, और वहाँ की मैनेजमेंट प्रॉपर। क्योंकि अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपकी प्रॉपर नहीं है, प्लीज अजीम, आप यू आर रेजिंग योर हैंड, प्लीज यू मे टॉक प्लीज। सर ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है ये तो एज अ बाद कंपनी मतलब बाहर से हायर करती है या ट्रांसफर या मटेरियल एक्सटर्नल में नहीं आएगा, इंटरनल में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? माय डियर देखिए, परचेज आपने करना है ना, तो जब माल आपका आपकी कंपनी की बाउंड्रीज के अंदर दाखिल हो गया तो वहां से एक्सटर्नल मैटर खत्म हो गए। वो तो आपने उसको अरेंज करना है, तरतीब देना है, कहाँ रखना है, आपका सिस्टम क्या होगा, जिट सिस्टम, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसको स्ट्रक्चराइज करना है, आपने उसको सिस्टमेटाइज करना है, और आपने किस मेथड के मुताबिक उसको प्लेस करना है और कहाँ रखना है। माय डियर, ये तो मैटर बाहर वालों का, सप्लायर का नहीं है, दिस इज योर मैटर, सो दैट्स व्हाई दिस इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज देयर। ओके मिस्टर अजीम, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब देन द मटेरियल इज इशूड, मेन इनपुट्स, और नेचुरली ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि ऑपरेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट्स। अब आई एम श्योर अगर इनबाउंड्स आर नॉट अवेलेबल, लॉजिस्टिक्स आर नॉट टाइमली अवेलेबल, operation cannot be started simply. That's why I'm talking operation success depend upon inbound logistics. ठीक है, और operations का मतलब है कि जब चीज बन गई, इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट, तो फिर आउटपुट बनने के बाद प्रोडक्शन में से जब मटेरियल और वो आउटपुट जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको अब आपने फिर गोदाम में जाके रखना है, और कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, ये माय डियर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। अब अगर फर्ज करें आपने एक ऑर्डर लिया हुआ था और अगर आपकी टाइम के मुताबिक ऑपरेशन नहीं होता तो आप उसे टाइम पे उसे पैकेज नहीं कर सकते, आगे शिपमेंट नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई आई थिंक द सक्सेस ऑफ दिस टेकिंग ऑर्डर would depend upon heavily on outbound logistics and heavily depend upon operation and heavily depend upon inbound logistics. तो देन देयर इज मार्केटिंग एंड सेल्स, और फिर ये लाइक सर्विसेज के हवाले के साथ है, और नेचुरली कंपनी डू नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज। और अब ये जो माय डियर ये मार्जिन है, ये मार्जिन वो वैल्यू है जो आप अल्टीमेट कमाते हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब जरा इसको गौर से सुने, तो वो ये कहना चाहता है माइकल पोर्टर कि वैल्यू चेन का मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन कनेक्टेड एक्टिविटीज, सो प्राइमरी एक्टिविटीज हैविली डिपेंड अपॉन सपोर्ट एक्टिविटीज, और सपोर्ट एक्टिविटीज में ये 4 एक्टिविटीज हैं। जितनी हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होगी, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज उतनी ही अच्छी होंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज फिर आपस में कनेक्टेड है, और वो क्या है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड हेल्प टू ऑपरेशन, or operations provide help to outbound, and outbound provide help to marketing and sale, and marketing and sale provide help to sale, or what you have generated something extra value in terms of your profit. So in terms of the goodwill, in terms of the repo of the company, my dear, this is your margin, and that margin is the result of the chain. But this is the basic theme which have been described
in this model what that we were talking about. ये जो हम बात कर रहे थे वैल्यू चेन एनालिसिस। क्लियर है जी? इसमें कोई इशू और कोई क्वेश्चन करना चाहें प्लीज, यू आर वेलकम। क्लियर है। जी जी जी, प्लीज एनीवन। अच्छा जी, इसी तरीके से फिर हमारा ये व्यू फ्रेमवर्क है वो हम अभी आ रहे हैं, और फिर सॉर्ट एनालिसिस है। नाउ माय डियर, बहरहाल आपकी जो इंटरनल एनालिसिस की जो थ्योरी है उसमें ये 4 चीज़ें हैं, RBV, VCA। VCA स्टैंड्स फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, और देयर इज अ व्रियो फ्रेमवर्क। सो व्रियो स्टैंड्स फॉर, अभी हम बात करते हैं कि आपकी जो व्रियो है उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एनालिसिस करोगे। हेलो हेलो। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस का इशू है सर। मीटिंग खत्म हो गई है। नहीं यार, नेट का इशू हो गया। मुल्तान में BTCL का बहुत इशू है। नहीं यार, सर चले गए, यहाँ पे भी मुझे भी नहीं शो हो रहा। वही ना, इंटरनेट सरकार डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मेरा भी नहीं, मतलब मैं PTCL यूज कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं। आप मुल्तान से हो? नहीं, मैं तो इस्लामाबाद से हूँ। मुल्तान में इशू है यार इसका। सर मुल्तान से हैं? जी मुल्तान से है सर। अच्छा। मुल्तान में बहुत इश्यू चल रहा है यार नेट नहीं नहीं, आज समय की क्लास में भी इशू आ रहा था नेट का, पता नहीं। ये शेयर करें स्क्रीन। माशाल्लाह सारे काबिल टीचर मुल्तान के ही हैं। Hello. Ali, are you listening me? Yes sir, your voice is clear sir। और स्क्रीन भी क्लियर है? नहीं सर सर, स्क्रीन सर शेयर तो नहीं की है। नहीं आपने। आप नहीं आ ठीक रही। है? आप ठीक सर है? अब आ गई। यस सर, अब क्लियर है सर। चलिए जी, थैंक यू। अच्छा जी, प्लीज, मैंने अजीम से सवाल किया था। अजीम, ये जो अभी मैंने इंटरनल एनालिसिस की जो 4 चीजें हैं वो थोड़ा सा रिपीट कर दें कि आप कौन कौन सी हैं? सर रिसोर्स बेस्ड व्यू, वैल्यू चेन एनालिसिस, व्रियो फ्रेमवर्क और स्वॉट एनालिसिस। थैंक यू। सर आपकी आवाज फिर गई। नेट का इशू लग रहा है। सर फिर वो हो गया। हेलो। यस सर। यस सर। पता नहीं आज ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी, कोई बार बार ये कोई डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। सर नेट का इशू इंटरनेट का लग रहा मसला होगा सर। अब स्क्रीन क्लियर है जी? है। यस यस सर, सर। स्क्रीन क्लियर है सर। यस सर। अच्छा जी, थैंक यू। और सॉरी फॉर दिस वन।
अच्छा जी, अब आप देखिए, अगर आपके एसेट्स वो जितने वैल्यू वाइज, अब वैल्यू किसी भी सेंस में है, उनकी प्राइस वाइज कर लें बात, बहुत महंगे किस्म के आपके एसेट्स हैं तो नेचुरली उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जितने वैल्यू होगे वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। तो दैट्स व्हाट आई थिंक व्रियो में हमने देखना है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू व्हाट आर दोज रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज दैट इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द कंपनी टू कस्टमर। और परसीव्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू इन द माइंड ऑफ कस्टमर इज बीइंग इनहेंस्ड बाय दैट कंपनी और बाय दैट रिसोर्सेज। मसलन अभी आप देख लें कि यू नो दैट जो मल्टीमीडिया या क्लासरूम लम्स वालों ने बनाए होंगे, तो लोग उन को देखते हुए या उनके सेटअप को देखते हुए द पीपल आर परसीविंग ओ यस लम्स इज अ क्वालिटी इंस्टीट्यूशन। सो दैट्स व्हाई आई थिंक व्रियो में हम देखते हैं कि आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज जो हैं वो हाउ मच कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कस्टमर। और जितनी उसमें वैल्यू कस्टमर परसीव करता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो नेचुरली आई थिंक कस्टमर उतना ही समझेगा कि इनकी ये स्ट्रेंथ है, और जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी नेचुरली आई थिंक यू कैन टेक एडवांटेज ओवर दिस वन। सेकंड इज़ अ रेयरिटी। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितनी भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो रेसिपी यूज़ करते हैं, अगर वो जितनी ज़्यादा उनके अंदर रेयरिटी पाई जाती है, और रेयर का मतलब क्या है कि वो वाली चीज़, वो मशीन, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास ऐसी एक्सेस नहीं है। तो नेचुरली जितनी आपकी एसेट्स के अंदर रेयरिटी पाई जाएगी, तो मेरा ख्याल है यू विल हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, और आपको अपने कंपेटिटर के ऊपर उतना ही एडवांटेज हासिल होगा। थर्ड वन इज इमिटेबिलिटी का मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो मशीन आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो अगर कल को कॉपी इजीली हो सकते हैं, इमिटेट हो सकते हैं, तो माय डियर फिर ये आपकी वल्नरेबिलिटी है, और फिर इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी वीकनेस है। और जितना आपकी उस मशीन को, प्रोडक्ट को हम कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेबिलिटी नहीं हो सकती, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज द प्लस पॉइंट एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज लाइक। सो दैट्स व्हाई इन व्रियो वी एनालाइज्ड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। और फिर फोर्थ वन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ऑर्गेनाइज का मतलब है कि सिस्टमेटिक कुछ चीज़ कितनी है, इंटीग्रेटेड कितनी है, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन कितना है, और इज द ऑर्गेनाइजेशन एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज कैपेबिलिटी। क्या वो ऑर्गेनाइज हैं? बाज़ का आपके पास एक अच्छी मशीन है, लेकिन आप उससे सही पोटेंशियल में फ़ायदा नहीं ले सकते, आपका ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, तो नेचुरली आई थिंक यू मे नॉट बी एबल टू यूज़ प्रॉपरली। तो दिस इज़ व्हाट अंडर द व्रियो हम इन चीज़ों को देखते हैं। प्लीज़, हाँ जी, इज इट क्लियर? यस सर। सर इसके अंदर भी और रिसोर्स बेस भी हुए भी दोनों में बात तो सिंपल एक ही है कि आपकी रिसोर्सेज क्या हैं, तो फिर ये अलग से मॉडल क्यों मतलब प्रेजेंट किया गया? बस उसमें देखो, अब रिसोर्सेज को आप कई तरीकों से इवेल्युएट कर सकते हैं। एक बंदे ने वरियो का मॉडल दे दिया है, बस ठीक है, आप रिसोर्सेज को किसी और एंगल से भी इवेल्युएट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। ओके सर, ठीक है ना जी, डजंट मैटर लाइक। अच्छा जी, अब आइए एक जरा स्लाइड आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर यू, ये फर्म रिसोर्सेज एंड सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज में लाइकवाइज सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि द एडवांटेज यू हैव ओवर द टाइम, और जो एक लंबे टाइम के लिए ड्यूरेबल कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए ये एक मॉडल हमें बताता है कि रिसोर्सेज हेट्रोजेनाइटी, रिसोर्सेज इमोबिलिटी। मतलब ये दो चीज़ें अगर आपके रिसोर्सेज में हो कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजेनाइटी पाई जाएगी, और हेट्रोजेनाइटी का मतलब है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो हेट्रोजीनियस है, मीन उसमें कई क्वालिटीज़ हैं, और प्लस रिसोर्सेज की जो मोबिलिटी नहीं है, मीन इमोबिलिटी, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फर्ज करें कि जो ज़मीन आपके पास है, ऐसी ही फर्टाइल ज़मीन किसी और के पास नहीं है, तो दैट्स वाई
और उसको हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते। जिस तरह हम अक्सर बात है ना कि ये वैसे तो मुल्तान के या ये हमारे इस रीजन के जो मैंगोज हैं पाकिस्तानी, अब उसको हालांकि वो चाहे तो रशिया में उसे उगा सकते हैं, लेकिन वहाँ वो ज़मीन तो नहीं है ना उस टाइप की। दैट्स व्हाई आई थिंक वो टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। ये है रिसोर्सेज की इमोबिलिटी। तो जितना रिसोर्सेज इमोबाइल होगा और वो जिस जगह है वहीं मिल सकता है, सिर्फ किसी और के पास नहीं शिफ्ट हो सकता, ये प्लस पॉइंट्स हैं। अब इस बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी वो जो अभी बात हुई है वैल्यू, रेयरनेस, इम्परफेक्ट, इमिटेबिलिटी, हिस्ट्री, डिपेंडेंट, कैजुअल, काजल एम्बिगुइटी, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी जितनी पाई जाएगी तो उसमें इमिटेबिलिटी के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ठीक है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन, और ये फिर आगे जो है आपको सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करता है। तो बात वही है कि वैल्यू, रेयरनेस ज़्यादा हो, इम्परफेक्ट, इमिटेबिलिटी का मतलब है कि आप चीज़ों को इमिटेट नहीं कर सकते। वो डिपेंड करती है हिस्ट्री, डिपेंडेंट हो, दैट इज़ अ काजल एम्बिगुइटी उसमें पाई जाए, और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी उसमें हो, और ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलके फिर आपको सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ आप जाते हो। तो जस्ट लाइक हमने कैजुअल एम्बिगुइटी से मुराद क्या है? काजल, ये कैजुअल नहीं है, काजल एम्बिगुइटी है। ठीक है, देखो बात ये है कि काजल एम्बिगुइटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाई है या जो सिस्टम आपने बनाया है उसके अंदर आपस में इंटीग्रेशन इस टाइप का है कि हमें उसकी समझ नहीं आती या किसी पार्टी और को समझ नहीं आती। अच्छा, जब तक आप उस सिस्टम को समझोगे नहीं तो माय डियर आप कॉपी नहीं कर सकोगे। यह है काजल एम्बिगुइटी। क्लियर? ओके सर। तो ये Okay, वीकनेस sir. है ना? सॉरी, ये वीकनेस है? नहीं बेटा, ये ये तो वीकनेस, स्ट्रेंथ है ना? ये स्ट्रेंथ है। मतलब मसलन हाँ। देखिए एक प्रोडक्ट, आप जिलेट का रेजर है, अब दूसरी कंपनी ने अगर वो रेजर बनाना है और अगर उसको पता चल जाए कि इन्होंने ये इसमें ब्लेड कैसे फिट किया और उसकी शार्पनेस कैसे बनाते हैं, ये अगर वो फिटिंग उनको पता ही नहीं चलती कि यार ये फिटिंग कैसे होती है, इसका हैंडल किस तरह जुड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, तो ये उसमें काजल एम्बिगुइटी। और जाहिर बात है कोई दूसरी कंपनी उस चीज़ को इमिटेट नहीं कर सकेगी, और जाहिर बात है वो इमिटेट नहीं कर सकते, तो जिस कंपनी ने उसको बनाया उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होगा। सही हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर ये एक दफा ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर दें सर, ये जरा। माय डियर, ऑर्गेनाइजेशन मीन, बल्कि इसको इस तरह पढ़ें, ऑर्गेनाइज्ड। दुनिया में जो Organized. काम जितना ऑर्गेनाइज होगा उससे आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होगा। आज हमारे बहुत सारे इदारे वो इस वजह से वो बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते कि उनके पास बात का टेक्नोलॉजी अच्छी होती है लेकिन दे आर नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई आई Yes, sir. थिंक दे मे नॉट बी एबल टू गेट such sort of advantage, gentlemen. ओके सर। तो आपकी फर्म जो है, आपकी कंपनी जो है, वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, वो कितनी सिस्टमेटिक है, वो कितनी कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, आज आप देखो ना कि सिंध वालों के साथ क्या हुआ है कि गवर्नमेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वन, उनके इदारे आपस में ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, और दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर अनएबल टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ बेनिफिट लाइन। ठीक है हिस्ट्री सर। डिपेंडेंट से मुराद, सॉरी हिस्ट्री डिपेंडेंट से मीनिंग? जेंटलमैन, हिस्ट्री डिपेंडेंट का मतलब है कि वो हिस्टोरिकली वो काम वही होते हैं और वो किसी और जगह नहीं हो सकते, तो लिहाजा वो हिस्ट्री डिपेंडेंट है। तो और अब जैसे एक आप कहते हैं ना कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी यार 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो माय डियर वो जिक्रिया यूनिवर्सिटी जो मर्जी जोर लगा ले उनको वो चीज नहीं मिल सकती। अजीम जी सर, राइट। अब जब आप बीजी यूनिवर्सिटी को कंपैरिजन करोगे पंजाब से तो पंजाब को एज हासिल हो जाएगा। वजह क्या है कि द पंजाब हैविंग अ मोर देन 1 century history, and that is what I think this is the history dependent one, because BZ University is just like a child of the Punjab University, because the history is just like not more than 30 years suppose. Or if you are going to talk about IBA Karachi, so IBA Karachi having a history dependent in a sense like चूंकि उसका इतना पुराना जो एक सिस्टम है और वहां से वो चली हुई है। ठीक है, तो दुनिया की वो यूनिवर्सिटी जो 200 साल पुरानी है, माय डियर,
नई यूनिवर्सिटी बन के उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिस्ट्री इस नई यूनिवर्सिटी के पास नहीं है जो उनके पास है। मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने अभी बताई हैं या हम पढ़ रहे हैं, ये यूनिक रिसोर्सेज के हवाले से है। मतलब कहने का है कि ये चीजें आपको क्या दिलाती हैं कि जितना हिस्ट्री डिपेंडेंट होगी वो चीज इमिटेट नहीं हो सकेगी माय डियर। ठीक है, आप यहाँ पे बादशाही मॉस्क मुल्तान में बना लें, आप बहालपुर में एक नई बना लें, लेकिन उसका मुकाबला लाहौर वाली मस्जिद के साथ तो नहीं हो सकता ना। राइट सर। थैंक यू मिस्टर अजीम। अच्छा जी, ये VCA जो वैल्यू चेन एनालिसिस में थोड़ा सा हम पढ़ लें। द टर्म वैल्यू चेन डिस्क्राइब अ वे ऑफ लुकिंग एट अ बिजनेस एज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज that transform inputs into output that customers value. Value chain analysis, VCA, attempts to understand how a business creates customer value by examining the contribution of different activities within the business to that value. VCA takes a process point of view. तो ये हमने कुछ थोड़ा सा इसके बारे में, और then you know the next is a sort component one, sort analysis, वो हम जानते हैं, और ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और दिस इज व्हाट मीन strength is a resource or capability controlled by or available to a firm that gives it an advantage relative to its competitor in meeting the needs of the customer it serves. Weakness is a limitation or deficiency in one or more of a firm's resources or capabilities relative to its competitor that create a disadvantage in effectively meeting customer needs. An opportunity is a major unfavorable situation in a firm's environment. ये सॉरी, इसको अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं होगा, फेवरेबल सिचुएशन। फेवरेबल। हाँ जी, अ थ्रेट इज अ मेजर अनफेवरेबल सिचुएशन इन अ फर्म्स एनवायरनमेंट। अच्छा, अब देखिए थ्रेट की और अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन अगर आप करना चाहें, दुनिया की कोई चीज भी जो एक्टिविटी आपको हेल्प आउट करे आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, माय डियर, वो अपॉर्चुनिटी होगी। और जो आपको रिस्ट्रिक्ट करे और आपको आपके बिजनेस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फॉल करे, तो वो माय डियर आपकी थ्रेट बन जाएगी। ठीक है ना जी। एनी हाउ the SWOT analysis is conducted in which on the vertical side we are placing external environment, in the horizontal side we are placing internal environment. तो we have वो जो 4 बॉक्सेस बनेंगे SOSW, ठीक है ना जी। सो TON like TW like, तो ये है। अब इसको एनालिसिस करके देन वी डिसाइड कि हमने क्या करना है। तो ये 4 हमारे पास पॉसिबल टूल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। प्लीज क्लियर जी? यस सर। थैंक यू। अच्छा, अब देखिए रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस में ये एक बड़ा अच्छा है। आपके पास देखिए नीचे से शुरू हो जाइएगा, 1 2 3 4। देखें आपके पास क्या है, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज आपको क्या देती हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज, और फिर you are using this in order to achieve your and to accomplish your strategy. So this is what like, तो बात है resources, capabilities, competitive advantage, ठीक है। और then such is used in the making strategies. तो resource management जो है, defined resource management as the comprehensive process of restructuring, bundling and leveraging one. मीन के आप दी फर्म रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। बंडलिंग से यहाँ मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरिंग मीन, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग, जी, स्ट्रक्चरिंग मीन ऑर्गेनाइज करना, बंडलिंग मीन उनको ग्रुपिंग बनाना, और लिवरेजिंग से यहाँ मतलब है कि फिर उनको इस्तेमाल करके उनका बेनिफिट लेना। ये है आपके रिसोर्स मैनेजमेंट। प्लीज स्ट्रक्चरिंग करना, बंडलिंग करना और लिवरेजिंग मीन टू गेट बेनिफिट। इसका मतलब कैपिटलाइजिंग भी है। ठीक है, आप लोग वैसे तो पता नहीं ACMA के अंदर फाइनेंस में लिवरेजिंग का कॉन्सेप्ट लिवरेज
कॉन्सेप्ट भी होता है जो फाइनेंस पढ़ते हैं, इसमें सर डिग्री ऑफ लेवरेज रेशो होती है एक, हाँ बेटा वो तो रेशो है ना वैसे। रेशो एनालिसिस में आता है लेवरेज, हाँ जी, चलिए बताएंगे उसका लेवरेज मतलब क्या होता है। जी जी सर आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे नहीं होते बेटा, हैं ना। नहीं मैं लेवरेज वैसे लफ्ज इस्तेमाल डेट की सूरत में इस्तेमाल होता है, डेट लेवरेज। डेट हाँ जी, जब हम कहते हैं ना इसे गियरिंग, गियर अप भी कहते हैं, गियरिंग, लेवरेजिंग, ठीक है। और इसका मतलब हम देखना चाहते हैं कि कंपनी के पास डेट, अब लेवरेजिंग दो किस्म की है, एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजिंग होती है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होती है। फाइनेंशियल लेवरेज। एनी हाउ आई थिंक, तो माय डियर ये स्ट्रक्चरिंग में द पोर्टफोलियो ऑफ रिसोर्सेज, अब ये बड़ा ज़रा खूबसूरत है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब अक्वायरिंग द रिसोर्सेज, अक्यूमुलेटिंग, डाइवेस्टिंग और फिर बंडलिंग रिसोर्सेज टू बिल्ड कैपेबिलिटीज में। मतलब डिप्लॉयमेंट नहीं माय डियर, नो 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 नो, डाइवेस्टिंग इज नॉट डिप्लॉयमेंट सेल आउट जी। हाँ जी, डाइवेस्टिंग मीन्स सेल आउट, किसी चीज को खत्म करना। इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग है, और जब इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं, तो वो डाइवेस्टिंग होता है। उसके लिए एक और बड़ी खूबसूरत टर्म है डाइवेस्टीचर्स, सेल आउट, हार्वेस्टिंग, रिट्रेंचमेंट, ओके, टर्न अराउंड। डाइवेस्टिंग मीन कि आपके पास एक रिसोर्सेज है और वो रिसोर्सेज आप चाहते हो कि आपके यूजेबल नहीं है, तो इसे ख़त्म कर दो, बेच दो, सेल आउट कर दो, शट डाउन करें। तो बंडलिंग रिसोर्सेज टू बिल्ड कैपेबिलिटीज, स्टेबलाइजिंग, इनरिचिंग एंड पॉइनरिंग और लेवरेजिंग कैपेबिलिटीज इन द मार्केट प्लेस में, मोबिलाइजिंग, उनको देखा आपने, उनको यूज करना, मोबिलाइज करना, कोऑर्डिनेटिंग करना और डिप्लॉइंग करना, ये लेवरेजिंग है। तो ये बंडलिंग में एनरिचिंग नहीं समझ आया सर। जी बेटा जी, इनरिच करना, किसी भी चीज के Enhance. रिसोर्सेज को, उसकी क्वालिटीज को बेहतर करना, उनके अंदर इंप्रूवमेंट ले आना, ये बंडलिंग में इनरिचिंग होगी। सर ये स्टेबलाइजिंग भी तो फिर इसी चीज में आएगी सर, किसी चीज को। बेटा स्टेबलाइज और नहीं हो, स्टेबलाइज और चीज होती है। स्टेबलाइज का मेंटेनेंस मतलब है कि वो चीज, जो चीज है वो मेंटेन रहे। इनरिच का मतलब है कि उसकी क्वालिटी को इनहांस करें आप, ठीक है सर। ठीक है। पाइनरिंग क्या मतलब? पॉइंटरिंग का मतलब यह है कि बी आ फर्स्ट वन टू मेक दैट रिसोर्सेज, आप पॉइंटर हैं उसमें, you are the first one who have used, who have made that material, who have made that product. It means you got a patent, for example. So you are the pioneer in this field. You are the first one who have used that resources. You have made invented such sort of resources. So that's why I think you are the pioneer, you are the leader, and that's why I think bundling aapne ki hai, and you naturally would be having the advantage in the market because you are a pioneer. You are the first one who have used this one. ओके Okay. ओके यस ठीक। Now, please, देखिए distinctive competence, distinctive capabilities जो हैं वो sustainable और appropriate distinctive। देखिए इसमें क्या है कि आपके आर्किटेक्चर, रेपुटेशन, इनोवेशंस, ठीक है। यहाँ पे ARI के नाम से मतलब आपकी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर हैं, ओनर्स हैं, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपके क्या हैं? सप्लायर्स हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो इनके अंदर आप देखें, ARI का मतलब है कि आपने आर्किटेक्चर, रेपुटेशन, इनोवेशंस, ठीक है। और व्हाट इट इज लाइक मीन कि डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज आर दोज कैपेबिलिटीज विच आर यूनिक वन। तो उसके लिए आपको पहले आर्किटेक्चर उसको बनाना होता है, फिर उसकी रिप्यूट बिल्ड करनी होती है, और नेचुरली फिर इनोवेशन का मतलब है कि दिस इज योर यूनिक वन एंड न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट यू हैव यूज्ड, और नेचुरली एनीथिंग व्हिच इज innovative one, once it would be used so
you will be able to get this advantage over others. My dear students, like हमने इसको देख लिया है. मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करके दे दो जरा. So we got this one. अच्छा, अब देखिए, अभी competitive advantage हम further उसी चीज को अभी हम देखना चाह रहे हैं कि how you can get a sustained competitive advantage. My dear, वही बात जो अभी हमने बात की थी कि एडवांटेज किस तरह हासिल हो सकता है. ये जरा गौर से देखिएगा. ये आपने एडवांटेज हासिल करना है. अब ये क्या होना चाहिए? आपके पास वैल्यूएबल, आपके पास रेयर, आपके पास इमिटेबल मीन इमिटेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए. बल्कि ये इन इमिटेबिलिटी का मतलब ही है कि दिस कैन नॉट बी इमिटेटेड और ऑर्गेनाइज्ड वन. जितना ये होगा तो माय डियर, ये आपको एडवांटेज हासिल हो सकेगा. तो दिस इज व्हाट दैट इज द unused competitive advantage, temporary competitive advantage और competitive parity would be there. देखिए, अब इसमें क्या है कि competitive parity क्या होती है कि आप दूसरों के पैरेलल हो. दूसरा है कि temporary competitive advantage, आपको एडवांटेज है लेकिन वक्ती तौर पे. और दूसरा ये है कि unused competitive advantage, कि मतलब एक चीज ऐसी है कि आप के पास वो चीजें हैं और अनयूज का मतलब अभी यूज नहीं किया लेकिन यू गॉट दैट सॉर्ट ऑफ एडवांटेज. एनी हाउ, पॉइंट इज दिस वन कि ये जरा चीजें हमें बताती हैं कि हम कितने चीजें हैं और उन्हीं की बेसिस के ऊपर वी आर सपोज टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. माय डियर, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस और दैट ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस concerned with the identifying and developing an organization resource and competencies like. तो आप ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस कर रहे हो और रिसोर्सेज में एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स एंड आर दस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टेंजिबल, इंटेंजिबल हो सकते हैं. कैपेबिलिटीज रेफर टू ए कॉर्पोरेशन एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज, कंसिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड रूटीन्स that manage the interaction among resources to turn inputs into output. So this is what, ladies and gentlemen, that was the story of today's in term of this model internal analysis. So now please any question if you people have at the moment, like. लास्ट स्लाइड ओपन कीजिएगा. जी प्लीज. सर ये लास्ट स्लाइड एक दफा ओपन कीजिएगा. जी बेटा जी, ये ले. Is it? ओके सर. सर रिसोर्स इमोबिलिटी के बारे में जरा बता रहे हैं. देखिए, ऐसा है कि रिसोर्स इमोबिलिटी का मतलब यह है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको उनका फायदा उसी जगह पे हो सकता है और उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता. जैसे मैंने एग्जांपल में बात बताई थी कि अगर आप कहें कि मैंगो जो हैं उनकी गुठलियां हम यहाँ से लेके जाके अमेरिका में शिफ्ट कर दें और वहाँ उसी टाइप का मैंगो नहीं उग पाता. वजह क्या है कि वो इमोबाइल है. इसका मतलब है कि अगर आपने उस चीज़ को करना है तो वो एक खास इन्वायरमेंट, एक खास ज़मीन है, एक खास इन्वायरमेंट. दैट्स व्हाई आई थिंक इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते. और ये किसी भी कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए ये उसका एक फ़ायदा होता है. और जिस रिसोर्सेज में इमोबिलिटी ज़्यादा होगी वो उस कंपनी को फ़ायदा है. जैसे कीनिया की चाय जी, वो क्यों उसके पास एडवांटेज है? क्योंकि वो कीनिया में उग सकती है, वो किसी और में. इजिप्शियन कॉटन जो है मिस्र की है जी, वो मिस्र में उगती है, किसी और जगह नहीं हो पाती. दैट्स वाई मिस्र वालों को एडवांटेज है. अगर वो कपास किसी और जगह भी शिफ्ट करके हम अगर उगा सकें तो फिर मिस्र वालों की कंपैरेटिव एडवांटेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. दैट्स वाई आपकी जो कंपैरेटिव एडवांटेज की एक रीजन क्या होता है उस रिसोर्सेज की, अगर वो मोबाइल ज़्यादा है, शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, तो फिर आई एम श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन
उसकी आपकी स्ट्रेंथ आपकी इतनी नहीं होगी, और अगर वो लोग शिफ्ट नहीं हो सकती तो आई एम श्योर लाइक उस सूरत में फिर आप इतना नहीं कर सकेंगे. दिस इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. लाइक क्लियर? सर क्लियर. सर रेयरिटी का जरा दोबारा बता दें. रेयरिटी, आर फॉर रेयरिटी. Rarity, my dear, रेयरिटी का मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज जितने किसी के पास कम से कम, मीन कि वो सबके पास ना हो, वो रेयर है. मतलब अगर पाकिस्तान का एक मेडिकल हॉस्पिटल है, वो टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उसके पास है, तो माय डियर वो क्या कहलाएगी? रेयर. और अगर तमाम हॉस्पिटल के पास वो टेक्नोलॉजी है तो फिर रेयरिटी तो खत्म होगी ना, वो तो रेयर ना रही. रेयर का मतलब है कि वो कम याब है. दैट इज नॉट अवेल्ड बाय एवरीवन. इट इज possessing by one or by only few in numbers. Like ये रेयर होती है चीज. मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो सिर्फ मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है. मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है. मेरे पास एक ऐसा लैपटॉप है जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उसकी क्वालिटी मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है. सो पाकिस्तान आर्मी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. तो फिर आप क्या कहेंगे? रेयर टेक्नोलॉजी. और नेचुरली जिनके पास वो रेयर टेक्नोलॉजी होती है उनको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है. आमना, ये दूसरी स्लाइड कीजिएगा. हाँ जी, इज इट क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? सर Yes, sir. आज कराची से कितने लोग हैं जी प्लीज? May I am asking that how many people are from Karachi, please? हाँ जी, कोई हैं जी? सर ये अजीम बात को, ये वाली स्लाइड आपने शेयर नहीं की आज, हम प्रिंट में डाल लेते हैं. हाँ जी, ये आज अभी शेयर हो जाएंगी आपके पास. ठीक है सर फाइनली शेयर कर दीजिएगा. मैं तो जी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. मैं तो मेरा ख्याल है बड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप तक, और ये चीजें इंशाल्लाह. आप पहले शेयर कर देते हैं ना लेक्चर से पहले, तो मुझके प्रिंट आउट ले लेते हैं और उसके ऊपर नोटिंग कर लेते हैं. वो जरा रीड करने में पढ़ने में असल आसानी में ना मैं आई रिमेन वेरी बिजी. मेरी क्लासेस अजीम और भी जगहों पे होती हैं, तो मेरे पास बाज़ का फिर टाइम नहीं होता. तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज अनएबल. मैं इंशाल्लाह अभी ये आज रात ही आप लोगों को हैंड ओवर हो जाएंगे. ठीक है जी. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, ये पार्ट ए से रेलेवेंट है, ये स्लाइड्स भी अभी, ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया. ये तकरीबन ये पार्ट ए आपका मुकम्मल है ये. लेकिन ये चूंकि जब हम पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंटल, इसमें इंटरनल एनालिसिस के हवाले से, तो चूंकि ये जो आज का टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया है, तो नेचुरली उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज की बात होती है. तो दैट्स व्हाई इसको आप अगले के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा करंट अभी पार्ट है उसके साथ भी हम कर सकते हैं. ठीक है, ओके सर. माय और सर डियर. एक और चीज सर. जी जी, वेलकम 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 प्लीज. सर आज या कल में ना सर आप हमें बुक मार्किंग तो करा दीजिएगा, ताकि हम सर वीकेंड पे जितने लेक्चर कवर हो चुके हैं अब तक हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें सर फ्रॉम बुक. ये आप खुद नहीं कर सकेंगे सर ना? अच्छे टॉपिक्स नहीं मिलते सर बुक्स में. मसलन उसमें बताइए. सर वो अभी मेरे पास मार्क तो नहीं है सर, मैं स्लाइड्स आपकी पढ़ रहा था. वो नहीं सर, सारे हैं. सीमा की जो बुक है कैपलान या बीबीपी की, उसमें हमारा पैटर्न ही यही है, कंटेंट्स ही सिलेबस का वही है, वो बिल्कुल तरतीब से है. आप स्लाइड्स ऊपर नीचे, मतलब कुछ टॉपिक हम बाद में पढ़े, कुछ पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स इस बुक में जो आपने बताई है उसमें सारा शामिल है. सॉरी सर, मैं ये दूसरी बुक देख रहा था सर, ये डेविड हंगर देख रहा था सर, मैं उसमें नहीं. आप डेविड हंगर एक एडिशनल है. आपकी बुक जो बेसिकली है वो सीमा बुक है मेजर. ठीक और है सर. आप फ्रेड को भी देखें, लेकिन यह है कि आजकल तो बड़ा आसान है कि वेयर देयर इज सम प्रॉब्लम, आप इंटरनेट पे जाएं, आप उससे गाइडलाइन आपको मिल जाएगी. हाँ जी, हाँ जी. चलें जी, प्लीज लेडीज जेंटलमैन, this is just addition of the topic we just have covered up.
So basically, competitive advantage. I'm sure like advantage competitive mean that how much you are superior once we are making comparison with your competitor, the area in which you are superior and what you can make your product in terms of quality. So naturally, I think this would be the advantage, or by using such advantage, you can excel in with your competitor. So this is now I think इसमें source of global competitive advantage or competitive advantage by Porter जो उन्होंने दिए हुए हैं, just like what is competitive advantage. So the competitive advantage mean that something that places a company or a person above the competition. ठीक है ना जी, above the competition का मतलब है कि उसमें आप superior हैं और your competitors other may not be able to do what you can do. Naturally, you will be able to get the advantage one line. Now, ladies and gentlemen, once we talk what is competitive advantage, the company will be able to apply to strong point without being what does not evaluate a property and ability which the company possesses, or competition company comparison will lead, and the strong point which is relative could be grasped. The strategy which sees the viewpoint of competitive advantage, a continuous a competitive advantage reinforcement and competitive advantage endeavor not to disappear. मतलब वो आपका जो एडवांटेज है वो डिसअपियर ना होने वाला हो, ऐसा ना हो कि वो अगले 6 महीने में खत्म हो जाए। और वो खत्म किस तरह होगा कि अगली अगर कंपिटिटर्स का जो टेक्नोलॉजी है या उसके रिसोर्सेज अगर आपसे सुपीरियर हो गए तो नेचुरली फिर उसको एज हासिल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज कौन सा होना चाहिए, सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब है कि सच एडवांटेज would last over the long run time periods life. Now, this is reason of enterprise have a competitive advantage. Reason क्या हो सकती है? Naturally, resources performance, customer satisfaction and loyalty increase, increase of profit, increase of market share, bring market performance, the product offering which is a value in the market, competitive advantage offering valuable product and services, various size and scope and profitability of company. The competitive advantage makes the base will be able to expand the enterprise, which is various one like. Now, in fact, ladies and gentlemen, देखिए अदरा competitive advantage cycle क्या बन सकता है कि step 1, step 2, step 3 जरा देने की कोशिश की गई है। तो sources of competitive advantage, फिर step 2 barrier to imitation, value appraisal और encroachment like step 4. तो ये जो step 1 है sources of competitive advantage, superior assets, super capabilities और key success factors. Barrier to imitation में क्या है? Higher the barriers to entry to company when the company business opportunity coming from the market which enter first mover advantage, barriers to imitations वगैरह। इसमें कोई चीज अगर पूछनी हो तो प्लीज यू मे आस्क दिस वन। नाउ द नेक्स्ट इज देखिए वैल्यू प्रपोजल फॉर्म ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, इसमें ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, प्रोडक्ट लीडरशिप है, कस्टमर इंटीमेसी है। स्टेप 4 encroachment prevents of competitive advantage, new competitive advantage position construction, efforts encroachment prevents of competitive advantage, reinvestment of profit or assets and capability accumulation, resources strengthening of competitive advantage. तो ये मेरा ख्याल जो इंक्रोचमेंट प्रिवेंट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि अगर आपके पास जो सुपीरियरिटी है माय डियर, आपने उसको मेंटेन रखनी है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एसेट्स एंड कैपेबिलिटी एक्यूमुलेशन, कि आप अपने प्रॉफिट को अपने एसेट्स की बिल्डिंग के लिए लगाते रहें। क्योंकि अगर आपने ये अपने एसेट्स को बिल्ड करते रहे तो इससे क्या होगी कि इंक्रोचमेंट प्रिवेंशन होगी, अदरवाइज आपका एसेट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और नेचुरली यू मे नॉट बी एबल टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ एडवांटेज। नाउ माय डियर, कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये बात हम पहले देख चुके हैं और माइकल पोर्टर बार बार ये बात कह चुका है कि जी लाइक हम कॉस्ट एडवांटेज की बेसिस के ऊपर ले सकते हैं और दूसरा डिफरेंशिएशन एडवांटेज है। और कॉस्ट एडवांटेज में हमारी प्रोडक्ट सिमिलर अगर हैं और इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट
तो you will be able to get a cost leadership, or cost leader mean that you are in a position to produce that product at a cost where no one other can make such sort of product by your competitor. दूसरी तरफ क्या है कि वो आपके पास डिफरेंशिएशन है, और उसमें क्या है कि आपकी प्रोडक्ट यूनिक है और हायर प्राइसेस में मीन जिसे हम प्रीमियम प्राइसेस कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि आपने अगर एडवांटेज लेना है, या तो कॉस्ट एडवांटेज लीजिए और कॉस्ट लीडर बनिए, और या फिर आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज लें बाय मेकिंग द सुपीरियर प्रोडक्ट। नाउ मॉडल ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज में जी जी ये तो जो आप पढ़ा रही है तो ऐसे लगता है कि उसने जनरली स्ट्रेटजी 5 फोर्सेस और जो आपने वैल्यू चेन पढ़ाया है सारा उसका क्रक्स निकाल के बस बता दिया, मतलब उसी जी को जी सारा। हाँ जी, बस ये वही है, उसी की बस है। इसलिए मैंने कहा है कि आज की ये वाली स्लाइड्स हैं, ये आपको आगे भी और ये मुख्तलिफ जगहों पे ये आपके ओवरऑल माइंड को सिर्फ बनाएंगे, ये कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं है। इसीलिए जो हमने पहले पढ़ा है और जो हमने वैल्यू चेन है सब कुछ है, तो बट एनी हाउ आई थिंक ये जो आइडिया है कंपेटिटिव एडवांटेज का, ये माइकल पोर्टर ने दिया है, और उसके लिए हम ये बार बार। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे माय डियर के मॉडल ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज में अगर आप देखें तो ये है डिस्टिंक्टिव, देखें कि रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस में। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशनली बात करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने रिसोर्सेज दो टाइप के होंगे, एक आपके हैं थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, दूसरे हैं यूनिक रिसोर्सेज। और हमने बात कही थी कि जो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज होते हैं ये वो रिसोर्सेज हैं जो मार्केट में जो आपके कंपेटिटर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास भी वही हैं, और मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपके पास ये रिसोर्सेज होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, जो मार्केट में कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। लिहाजा कम से कम मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, थ्रेशोल्ड। लेकिन कीप इन माइंड थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज कभी आपको एडवांटेज नहीं देते प्लीज। इसी तरह कैपेबिलिटीज आपकी जो हैं मीन कॉम्पिटेंस, वो भी दो किस्म की हैं। एक आपकी कॉम्पिटेंस होती है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जो फैकल्टी आपके पास है वो और लोगों के पास भी है, लेकिन अगर वो सबके पास उस लेवल की लोग हैं तो माय डियर आप मार्केट में तो रह लोगे, लेकिन आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल नहीं कर सकोगे। अब असल में ये चीज़ है जो आप लोगों ने लर्न करनी है कि हमें रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, कोर या डिस्टिंक्टिव। इसी तरह कैपेबिलिटीज हमारी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस वो होती हैं जो कॉम्पिटेंस आपकी सुपीरियर हो और जो आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाने में मदद देती हैं, और ऐसी प्रोडक्ट विच इज़ अ डिफरेंशिएटेड यूनिक वन। तो लिहाजा यहाँ से ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपने कॉस्ट एडवांटेज लेना है, डिफरेंशिएशन एडवांटेज लेना है, तो माय डियर आपको डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस चाहिए। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस से आप जो है वो जो कॉस्ट एडवांटेज या डिफरेंशिएशन एडवांटेज हासिल नहीं कर सकते, और ये है वो वैल्यू क्रिएशन आप करोगे, और जिसकी बेसिस के ऊपर यू कैन चार्ज द प्रीमियम प्राइसेस। प्लीज क्लियर है जी? यस सर। नाउ दिस इज मेन एस्पेक्ट ऑफ 5 फोर्सेस एनालिसिस। ये हमने पहले वैसे पढ़ लिया है, वो जो माइकल पोर्टर ने बात की है कि राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग सेलर है, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, और थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स है। लाइक ये वही जो हमारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज स्ट्रेटजीज हैं माय डियर, आप जो माइकल पोर्टर ने ही दी हैं कि आप कॉस्ट लीडर बन जाएं या डिफरेंशिएशन या फिर फोकस में कॉस्ट फोकस या डिफरेंशिएशन फोकस की तरफ आप जाएंगे। और ये कॉस्ट लीडरशिप के हवाले के साथ और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का जो हमने बताया है और फोकस है, कॉस्ट लीडरशिप में कॉस्ट लीडरशिप मीन दैट प्रोड्यूस गुड्स लेवल ऑफ इक्वल मोर इन एक्सपेंसिव, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन इज
that provide inventive value can improve of perceived value of consumer towards product और focus cost leadership में। जी प्लीज, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी, प्लीज नहीं एक सर। फीमेल। जी सर। जी जी प्लीज प्लीज पूछिए। आप लोग, मैं जारी रखूं प्लीज? यस सर, कंटिन्यू सर। अच्छा, थैंक यू। नाउ माय डियर, सोर्स ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिव एडवांटेज में ये बात को सिर्फ नेशनल से हमने लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल पे। अडेप्टिंग टू लोकल मार्केट डिफरेंसेस, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमीज ऑफ ग्लोबल स्केल, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमीज ऑफ ग्लोबल स्कोप, टैपिंग द ऑप्टिमल लोकेशन फॉर एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, और मैक्सिमाइजिंग नॉलेज ट्रांसफर अक्रॉस लोकेशंस वगैरह आप लोग करें। और ये सोर्सेज ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिव एडवांटेज है, और ये हमने अभी बात कर ली है। अडेप्टिंग टू लोकल मार्केट डिफरेंसेस वगैरह, फिर ये इंक्रीज मार्केट शेयर करें, इम्प्रूव प्राइस रियलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजिंग लोकल कंपेटिटर्स है, और अडेप्टिंग टू लोकल डिफरेंसेस हैं, और ये आप करेंगे। और नेचुरली सोर्स ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिव एडवांटेज में इंक्रीज मार्केट शेयर कीजिए और इम्प्रूव प्राइस रियलाइजेशन कीजिएगा लाइकवाइज। और ये न्यूट्रलाइजिंग, ये जो अभी हमने बात 2-3 बातें की हैं, ये उसी के हवाले के साथ है। ये एक्सप्लॉइटिंग हो गया, और ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिव एडवांटेज में हम स्प्रेडिंग फिक्स कॉस्ट ओवर लार्जर वॉल्यूम, ये एक फ़ायदा आप इससे कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, पूलिंग ग्लोबल परचेजिंग पावर ओवर सप्लाई, और क्रिएटिंग रिक्विजिट्स क्रिटिकल मैस इन सिलेक्टेड एक्टिविटीज हैं। और ये भी एक्सप्लॉइटिंग, फिर वो इकोनॉमीज वगैरह हैं, ये उन हवाले के साथ ये चीज़ें हैं। बहरहाल ये कोई बहुत ज़्यादा आपका ये एक एडिशनल एक पॉइंट है, और ये वो साहब हैं कंपेटिटिव एडवांटेज बाय पोर्टर, हाउ फर्म कैन एक्चुअली क्रिएट एंड सस्टेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन इट्स इंडस्ट्री। सो माय डियर, द कंपेटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन उसने की है कि competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing to perform activities differently, or to perform different activities than rival to deliver a unique mix of value. तो आप जब deliberately आप अपने rival से different type of activities करते हो with a view to create some unique mix of value, ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होता है। और जो कंपेटिटिव एडवांटेज है लेडीज जेंटलमैन, 2 बेसिक टाइप्स हैं, वही जो हमने डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, बार बार ये बात हो चुकी है। और ये उसमें अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस भी हमने कॉस्ट लीडरशिप अप्रोच की है, और डिफरेंशिएशन है, कंपेटिटिव एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन लाइक, और ये वो चीज़ें हैं। तो कंपेटिटिव एडवांटेज की एक और ये डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी है, अ बेसिस फॉर द फर्म्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, अ बेसिस फॉर वैल्यू क्रिएशन। डू वी रियली नो वेयर इट रिजाइड, कैन इट बी सस्टेन, और competitive advantage, an advantage over competitor gained by offering consumer greater value than competitor offer। तो आपके कंपेटिटर के मुकाबले में जो चीज़ आप ज़्यादा बेहतर दे रहे हैं, वो हमारे पास दैट वुड बी। तो ये हमारे एनालिसिस हैं माय डियर। ये अगेन जो हम स्टेप इन एनालाइजिंग कंपेटिटर, आइडेंटिफाई द कंपनी कंपेटिटर, असेस करें, और फिर उनमें से सिलेक्ट करें विच कंपेटिटर टू यू हैव टू अटैक। और ये एक फाइनल एक मॉडल है, कंपेटिटर मॉडल है। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि जी लाइकवाइज ये चीज़ें हैं इसमें। तो एनी हाउ आई थिंक द बेसिक पर्पस वाज जस्ट टू टेल एंड टू शेयर हाउ टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो कंपेटिटिव एडवांटेज लेने का तरीका 3 है अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, या तो कॉस्ट लीडर बनो, और या फिर डिफरेंशिएशन की तरफ जाइए। और तीसरी बहरहाल एक स्ट्रैटेजी फोकस स्ट्रैटेजी है, उसमें भी या कॉस्ट फोकस हो जाओ, या फिर लाइक डिफरेंशिएशन फोकस हो। तो दिस इज टुडेज अबाउट हाउ वी कैन गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो ये था जी चीज़। प्लीज अब आई थिंक वी हैव अ टाइम। और ये मैप में क्या है? मैप में क्या है? नहीं समझ बेटा ये एक मॉडल है, ईस्टमैन कोडैक कंपनी का मैप है।
ये उन्होंने बताए हुए हैं, परचेज कैमरा है, परचेज फिल्म है, ये इनसाइड, फिर ऊपर उसके ऊपर ये चीजें और ये चीज है। तो एक कंपेटिटर के हवाले के साथ एक सर्वे टाइप है किस्म का। ठीक है ठीक है सर। सर जी। पार्ट ए कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब पार्ट ए मुकम्मल है जी। अच्छा उसमें कुछ चीजें भी सीमा की बुक में देख रहे थे, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रोल ऑफ डायरेक्टर्स, इस हवाले से वो हमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना? वैसे बेटा सिलेबस मेरा में मेरा पता नहीं। मेरा जाती ख्याल है, ये कोई ये कोई चीजें एसएम के हवाले से अहम नहीं है ये। ओके सर। ये एसएम नहीं सर, पास पेपर्स में आया हुआ, पास पेपर्स में 4 से 5 नंबर के काफी दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने वो पास पेपर जब देख रहा था। चलो ठीक है, रोल फिर ऑफ उसे मैनेजमेंट देख लेते हैं, मेरा ख्याल है। लेकिन ये मैं भी कर लेंगे। मैं सिलेबस में मुझे वैसे भी नजर नहीं आया। हाँ, वो वैसे अब हालांकि अगर सिलेबस में देखें तो वो नहीं है इसमें, लेकिन सीमा ने इंक्लूड किया हुआ है उसको। नहीं सीमा हमारा सिलेबस, सीमा तो हमारा सिलेबस नहीं है ना, सीमा की तो बुक है। यही तो डायलेमा है कि हम आईसीएम में फॉलो करा सीमा को, और जितने पास पेपर्स बने हैं वो कई सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने पास पेपर्स में पूछी हुई है। मैं इस चीज से आपको इस तरह से उस दिन कह रहा था। टेक्निकली तो वी आर बाउंड टू फॉलो नॉट सीमा, वी आर बाउंड टू फॉलो द कोर्स आउटलाइन। राइट, तो कोर्स आउटलाइन है ना असल में, या तो उन्होंने ये कही हो कि ये बुक है, हमें तो कोर्स आउटलाइन है, हमने उसको लेके चलना है इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा हाँ जी। दूसरा ये, अगर आपके पास इसके बारे से एमसीक्यूज हैं ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, वो भी काइंडली शेयर कर दें, ताकि हम थोड़ी सी उसके हवाले से भी एक दफा रिवीजन हो जाएगी। अगर है तो आप काइंडली शेयर कर दें। बल्कि ऐसा है कि हमारा एक मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करना चाहेंगे। अब आपका पार्ट ए हो गया है और कोई 20 to 30 मेरा मार्क्स का हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 एमसीक्यूज हम कंडक्ट करेंगे और ये दैट वुड बी ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको ओके, उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि मैं आप लोगों को उनमें से एक पेपर बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर दूंगा। आप देखो ना, व्हाट्सअप कर दूंगा, व्हाट्सअप पे आप, और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि आप पहले वो मुझे सेंड कर दें और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसके आंसर एक दे दूंगा और उस पर आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। राइट। देखो ना, अभी मैं मॉनिटरिंग अब मैं तो नहीं कर सकता ना, आप तो ये है कि नहीं आप सर, मॉनिटरिंग इधर पर्पस भी नहीं है। हाँ मॉनिटरिंग आपका पर्पस भी नहीं है हमारा। हाँ हाँ, उसकी वजह यह है कि मैंने फैसिलिटेट करना है आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको ये हो सकता है कि जी फर्ज करें मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा और उसमें फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप डिस्कस मेरे साथ कर लें। सर एक चीज आपसे और बात करनी थी, जिस तरह पहले पास पेपर्स अपलोड होते थे, अभी जब से ये पॉलिसी सीबी की आई है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, ये पेपर्स इंटरनेट पे अपलोड नहीं होते। लेकिन आप क्योंकि टीचर है पढ़ा रहे हैं तो आपको ये एक्सेस होगी कि पार्ट ए या बी या सी में से कोई भी एमसीक्यूज आएगा वो हमें ताकि मिल जाए, उस हिसाब से भी हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो वो आपको एक्सेस हो सकती है। तो इसी वाले से माय डियर, पहले बड़ी सिंपल सी बात है, वो चीज जो स्टूडेंट को उन्होंने नहीं देनी, अगर वो मुझे देते भी हैं तो माय डियर ये फिर इसका मतलब उनकी अमानत है, ठीक है। तो मैं आपको जो मार्केट में वैसे जो एमसीक्यूज हैं वो तो मैं आपको मुख्तलिफ जगहों से गैदर करके और वो मैं आपको दे सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उनकी पॉलिसी है कि ये पेपर्स हैं और ये पेपर सिर्फ टीचर के पास रहने चाहिए, आगे शेयर नहीं होने चाहिए, सपोज वो फिर आगे शेयर मैं तो नहीं करूंगा कम अज कम। ओके सर, राइट। बाकी सो फार जो डेटाबेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारी हैं चीजें, आप ऐसा करो कि उस एमसीक्यूज का बैंक बनाओ और उनको आप अटेम्प्ट करो। तो एमसीक्यूज के ऊपर आसमान से तो नहीं आने ना, असल तो नॉलेज है आपका। बेशक, एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, ठीक है जी। अच्छा तो सर, एक बात इंटरनेट पर पूछनी भी थी। सर्च करती हूँ के हवाले से। जी 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 बेटा बोलिएगा।
सर आपने डेविड मैनेजमेंट की बुक सेंड की थी अभी पिछले दिनों में, तो सर उसमें काफी केस एनालिसिस है, तो क्या बेटा हमें वो आपने लास्ट टाइम कहा था कि हमें केसेस में जाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब वो करने हैं क्या है, मतलब वो बुक आपने रेकमेंड नहीं की थी लेकिन सेंड की थी डेविड्स बेटा मैनेजमेंट की। मेरी बात सुनिए, मैं वो आपकी फैसिलिटेशन के लिए होता है ना, भी आप लोग उसका बुक को सेंड करने का मतलब है कि एडिशनल आपके पास एक और मटेरियल आ गया। तो बाज़ का एक चीज़ आप एक जगह से समझ नहीं आ रही, आप वहाँ से देख लेते हो और चीज़ ज़्यादा समझ आ जाती, बस उसका मकसद ये है। डेविड हमारा टारगेट नहीं है। डेविड को आप लोग पढ़ो, लेकिन वो अच्छी बुक है बेसिकली। सोशल टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज में ना, एक आपको जैसे मिशन के जो कंपोनेंट हैं वो आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो ये एक एडिशनल सोर्स है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो प्लीज़। और केसेस केसेस आपका वैसे भी आपके पेपर में सीबी जो है उसके अंदर आपके एमसीक्यूज हैं, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जिसके अंदर पूछा जाएगा। छोटे छोटे सवाल होंगे, 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के बस। तो 60 नंबर का आपका एमसीक्यूज हैं और 40 नंबर के वो हैं। 60-40 की रेशियो है जी, ठीक है सर। सर मैं यही पूछना चाह रही थी, मतलब पहले आपने कहा था ना केसेस में आपको ज़्यादा मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कौन सी बुक थी, वीलेन वाली बुक थी, उसमें कुछ लास्ट में कुछ एग्जेक्टिव समरी में काफ़ी केसेस वगैरह दिए होते हैं ना, तो आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो आपने ये अच्छा, कहा था आप बेटा कि कौन ज़्यादा कौन बोल केसेस रहे हैं, में आपका नहीं नाम जाए। क्या है? सर मैं सोनिया खान बात कर रही हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो फ्रॉम चलें। लाहौर। अच्छा, आप सोनिया, यू आर फ्रॉम लाहौर। ठीक है ठीक है हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी आप लोग पढ़ें, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई कॉन्सेप्ट वाइज है, कुछ चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे, आपको हेल्प आउट देंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है। और यासीन सर ये जमाल स्लाइड आप, फाइनली शेयर कर दीजिएगा। ठीक है होल्डिंग का अजीम साहब, अजीम साहब मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। तो नाइस मीटिंग, कल अब मुलाकात रहेगी, और हम कल पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी। सर उसकी भी शेयर कर दीजिएगा। जी वेलकम वेलकम जेंटलमैन। अच्छा जी, आज मुझे इस्लामाबाद से कितने लोग थे? सर लाहौर और मुल्तान ही है सिर्फ सर। नहीं तो ये इस्लामाबाद वाले और कराची वाले ये क्या हुआ, छोड़ गए? सर शर्माते बहुत हैं सर ये। चलिए इंशाल्लाह, चलें, सर ओके जी। नहीं, मेरा ख्याल से मुल्तान से दूर बोलता है। अच्छा 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 अच्छा, चलें जी, वेलकम जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आमना।